नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया उपन्यास कसब भाग 2। नायक और नायिका के बीच वार्तालाप चल रहा होता है। मुझे मार, क्यों? रीस निकल जाएगी। मुझे गुस्सा नहीं है। झूठ हो भी तो मारपीट थोड़े की जाती है। मैं तो इसलिए हंस रही थी कि तू नहीं करता। डांटो, झगड़ो, मारो, खाली रोना क्या हुआ? मैं कौन होता हूँ किसी से झगड़ सकने वाला? क्यों नहीं होता? इतना बड़ा आदमी ठहरा, इतना दिमाग वाला। हम क्या ठहरे तेरे सामने? फुस पहाड़ी, हमने कहाँ देखी ठहरी दुनिया। मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मजाक मैं उड़ा रही हूँ या तू उड़वा रहा है? क्यों रोता है उन सब लोगों के सामने? ऐसा क्या धरा है उनके पास जो तू उसे पाने के लिए ड्यां करता है? क्यों रे, सुबह सुबह खाकर पेट भर जाएगा तेरा? सुबह हुई तेरी जगह जाकर इम्तहान दे आती होगी ना, जो फर्स्ट पास होता रहा। सुबह हुई तेरी कहानियाँ, तेरे नाटक लिख जाती होगी ना, और सुबह ने ही 2 फिल्मों में तेरा नाम भी पर्दे पर चमका दिया होगा, है ना? नायक पांगर के तने से टिककर खड़ा हो जाता है। उसकी उंगलियों के बीच दबी सिगरेट उपेक्षित जलती रहती है। वह आंखें बंद कर लेता है। सुन, वह उंगलियों में उसकी पलकों के पर्दे उठाते हुए कहती है, मैं ना तेरे बारे में सब कुछ जानती हूँ। दयादी और गुड़िया तो तेरी ही बातें करने वाली ठहरी। तुझे नहीं पता तू कितना अलग तरह का हुआ। हीरो ठहरा इन लोगों का। हीरो रोएगा तो इनका जैसा ही हो जाएगा। मैं तो नायक समाप्त प्राय सिगरेट को एक कस लेकर फेंक देता है। मैं तो इनसे भी गया गुजरा हूँ। कैसे? नायिका पूछती है। जब मैं तक अपने को इनसे गया गुजरा नहीं मानती, तू कैसे मानता है? वह कोई और था क्या जिसने मुझसे कहा मैं तुझसे हर तरह से बड़ा हूँ? बल नायक खामोश रहता है। एक टहनी लेकर पेड़ तले लगे पत्थर से काई हटाने लगता है। चांदनी में पड़ता है एक नाम, रांदेवू संकेत स्थल। अभी भी रिसाया हुआ है। देखो, माफ़ करो महाराज, तो मैं इस जन्म में कभी कहने वाली नहीं ठहरी। रीस आ रही है, मार एक थप्पड़, रीस खत्म। नायिका नायक का हाथ पकड़ती है और उसकी हथेली को अपने गाल के पास झटके से लाती है, ऐसे। लेकिन नायक उस झटके को रोक देता है। नायिका के गाल पर चाटा नहीं लगता, हथेली केवल आकर टिक जाती है। नायिका उसे वहीं टिके रहने देती है। तू बुद्धू है बेबी, नायक कहता है और उंगलियों से नायिका के चेहरे का भूगोल टटोलता है। हाँ, अब क्या हुआ? तो ठीक, नायिका कहती है। सुन, दयादी बहुत होशियार है, तू उनसे शादी कर। नायक की उंगलियां नायिका के होठों पर रोक लगा देती हैं। नायक कहता है, मैं किसी बुद्धू से ही शादी करूंगा। नायक नायिका की उंगली काट लेती है और आंखें नचाकर पूछती है, घोड़े की जिन से? नायिका अब दौड़ने को होती है। नायक लपक कर उसे पीछे से पकड़ता है और तभी टॉर्च की रोशनी उन दोनों पर पड़ती है। व्हाट इज ऑल दिस? नैनीताल क्लब से लौटे फौजी अफसर ठुलदा कड़कती हुई आवाज़ में बोले। बंगले से भी बब्बन, बबली दी, गुड़िया इन्हें ढूंढते इस ओर ही आ रहे हैं। बेबी भीतर जाओ, ठुलदा आज्ञा देते हैं। वह चल पड़ती है। यह सब क्या तमाशा है? तुम इन सयानों के रहते यहाँ से क्या ये बचपना हो रहा है? ठुलदा पूछते हैं बबली दी से। अब क्या कहा जाए आजकल के बच्चों से? मैंने तो पहले भी टोका, मैं तो तेरी ही बाट देख रही ठहरी कि सारी बात बताऊं। वैसे हुआ क्या? कोई खास बात? घरे के बच्चे हुए, कुट्टी सल्ला मान मनोवल होने ही वाला हुआ सब। हमारा जो नहीं होता था तो भी कार्तिक, बबली दी ने कहा। अब चलो रे, सोते नहीं हो आज? लेकिन ठुलदा गरजते हैं। पूछ रही है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यह पूछो। इन लोफर लड़के ने। बेबी रुक जाती है, पलट कर कहती है, कुछ नहीं हुआ ठुलदा, तेरे जो मन में आएगा कह देगा क्या? तेरे लिए यह लड़का लोफर ठहरा तो मैं क्या ठहरी? भीतर जाती है कि नहीं? ठुलदा सुर्खियों में चीखते हैं। जा रही हूँ, सब लोग चलो, सारी दुनिया को यह बता देना जरूरी जो क्या है कि हमारा ठुलदा आज पीकर घर लौटा है। बेबी कहती है शांत संयत। ठुलदा बेबी की ओर झपटते हैं। बब्बन उन्हें रोकता है। बबली दी उसे टोकती हैं। इधर से निराश होकर ठुलदा डीडी का कॉलर पकड़ लेता है और उसे हिलाते हुए कहता है, हैंड्स ऑफ माई सिस्टर यू वर्ब। नायक ने आज तक पलटकर जवाब किसी को दिया नहीं है, लेकिन परमात्मा की यह फिल्म और 54वीं क्लास में बैठे अनेक दर्शक ऐसा समझते हुए वह ठुलदा का हाथ झटक देता है और कहता है, हैंड्स ऑफ मी इफ़ यू प्लीज़ कर्नल शास्त्री। और तब ठुलदा एक जोरदार थप्पड़ डीडी को मारते हैं। नायक पहले थोड़ा अचकचाता है और फिर अपनी शक्ति भर उनसे जूझ जाता है। तभी कक्का भीतर से आ जाते हैं। कार्तिक वह कहते हैं, बचपना मत कर डियर, और डीडी तुम बब्बन के साथ भीतर अपने कमरे में जाओ मिस्टर। परसों उन्हें कहाँ जाना है? तुम्हें कहाँ जाना? 2 दिन के साथ में फौजदारी कैसी ठहरी? उन लोगों ने हाल बंद कर रखा है, वहीं उनकी सभा जुटी है। डीडी पारिवारिक मंत्रणाओं की इस दुनिया से सदा का बहिष्कृत है। बब्बन को डीडी का साथ देने के चक्कर में
बाहर रहना खल रहा है, जाकर देखूं लल्लू क्या खिचड़ी पका रही हैं और लोग। बब्बन उठ ही जाता है। कर्नल आज टुल्ल है नशे में, इसी वजह से गलतफहमी हो गई है सबको। तू फिक्र मत करियो, मैं सब संभाल लूँगा। नायक खामोश रहता है पहले, फिर जब बब्बन दरवाजे पर पहुंच चुका होता है तब वह कहता है, कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं बेबी से प्यार करता हूँ। बब्बन एक छट ढकता है, फिर झुठमुठ कहता है, मैं ठीक से सुन नहीं पाया, क्या फरमाया हुजूर ने? कह दिया जो कहना था, नायक कहता है और तकिए में मुंह घुसाकर औंधे लेट जाता है। देर तक हॉल से आवाज़ें आती रहती हैं। ध्यान दे तो बातचीत के कुछ टुकड़े वह सुन समझ भी सकता है, लेकिन वह ध्यान नहीं देता। कह दिया जो कहना था वह कहता रहता है अपने से। ऐसा कह देने से मानो एक बोझ उतर गया है, मानो एक चढ़ाई पार हो गई है, लेकिन यह ऐसा बोझ है जो उतार देने से बढ़ गया। यह कैसी चढ़ाई थी कि इसके आगे असंभव रूप से तीखी एक और चढ़ाई नजर आ रही है। डीडी अपने को बहुत बहुत थका हुआ महसूस करता है। डीडी एक सपना देख रहा है। चारों तरफ बर्फ़ है, बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ हैं। डीडी बब्बन से पूछ रहा है, स्वर्गारोहिणी कहाँ ठहरी डियर? वह उस लहजे में उस शैली की ही हिंदी बोल रहा है जिससे जागृतावस्था में अब उसका कोई संबंध नहीं रहा। इस बर्फ के बीच जाने कैसे उसका पुश्तैनी गांव प्रकट हो गया है। वह तो खड्ड में है। एक बहुत ही विभत्स सा सर्वथा बदरंग हो चुका सा सेपिया चित्र कोई उसे दिखा रहा है। अर्थी पर रखी लाश जिसका सिर सीधे कैमरे की ओर देखते हुए दो लोग उठाए हैं। लाश के बगल में एक औरत कलप रही है। कोई कह रहा है ये ईजा माँ है और यह लाश बाबू पिता की है। ऐसा कोई चित्र डीडी के माँ बाप का है नहीं। हाँ, ऐसे विभत्स स्मारक उसने कुछ अन्य परिवारों में देखे हैं। सपने में डीडी अब उस चित्र की माँ की आंसू भरी आँख को देख रहा है। यह आँख नहीं है, झील है। चारों तरफ ऊंची ऊंची बर्फानी पहाड़ियां हैं, बीच में नीली गहरी झील है जो शायद डीडी की ईजा की आँख है। स्वर्गारोहिणी यहाँ से शुरू होने वाली ठहरी ना? अब बेबी बब्बन से पूछ रही है। उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर वह सामने के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ती चली जा रही है। डीडी उसके पीछे दौड़ रहा है। दोनों के बीच में थोड़ा सा फासला है, लेकिन दोनों ही अधर में सहसा रुक गए हैं, रुके ही रहे हैं। मूवीवोला जैम हो गया है। डीडी शिकायत करता है और संपादन कक्ष में फिल्म देखने वाले यंत्र को ठोकता पीटता है। फिल्म संपादक घाईमाड़े बताता है, इधर में फ्रीज शॉट है। सुनकर नायक उदास हो जाता है। विभत्स लगता है उसे यह फ्रीज शॉट, एक बदरंग सेपिया फोटोग्राफ सा। उसके नींद टूटती है, लेकिन सपने की उदासी जागृतावस्था में छलकी आती है। सिरहाने से घड़ी निकालकर वह देखता है 6:30। अभी रोशनी हुई नहीं है, लेकिन रसोई से आते आवाज़ें बता रही कि जगार हो चुकी है घर में। हॉल के उस पार वाले बेडरूम में कर्नल साहब जोर शोर से हुक्म जारी कर रहे हैं। ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि सामान बंधवा रहे हैं। डीडी जानता है कि कल के अप्रिय प्रसंग के बाद उसे उधर नहीं जाना चाहिए, लेकिन नायक उधर जाता है। सामान बांधा जा रहा है। नायिका भी अपना सूटकेस ठीक कर रही है। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? नायक पूछता है। कर्नल साहब दोनों हाथ अति नाटकीयता से जोड़कर कहते हैं, कृष्णमुख कर सकते हैं, बड़ी मेहरबानी। नायक अपना रक्तिम मुक्त लेकर उल्टे पांव लौट जाता है। थोड़ी देर बाद बाहर बरामदे में खड़ा रहता है, जाने किस उम्मीद में। फिर वह रसोई घर की ओर जाता है। काकी उसे कुछ संकोच से दिखती है। बबली दी उसे चाय का गिलास थमा जाती है और फुसफुसाकर कहती है, कार्तिक ही हुआ वह सदा का गुस्सेबाज 2-4 दिन में भूल जाएगा। तू अपनी तरफ से अब और कुछ झन कहना, झन करना। हाँ डीडी भाऊ, हमारी वजह से तू यहाँ आया है, ठहरा। ये लोग आया ठहरे, हमारी इज्जत का भी तो सवाल ठहरा इसमें। क्या खाता है चाय के साथ? शक्कर पारे होंगे 2-4 ले आऊँ? डीडी मना कर देता है और चाय लेकर बरामदे में फिर जा बैठता है। अब वह सुनता है कि बबली दी कर्नल साहब पर शुरू हैं। क्यों, यह कर क्या रहे हो तुम लोग? सत्यनारायण कथा छोड़कर कैसे जाओगे? मैंने डीडी को समझा दिया है, वह तो बच्चा है, तुम तो सयाने समझदार ठहरे। ऐसी ड्रामाबाजी करोगे तो बात का बतंगड़ बनेगा। हम क्या कहेंगे लोगों से? क्यों चले गए, क्या बताएंगे? कर्नल साहब कोई जवाब नहीं देते। तब राजनयिक बबली दी समझौता प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। जो तुम समझते हो कि तुम्हारी बेबी को यहाँ अपने घर में अपने परिवार वालों के बीच कोई खतरा है, तो कार्तिक, बेबी और दया चले जाओ। बल हम कह देंगे कि कार्तिक की छुट्टी नहीं थी करके। गोदी कैंजा कैसे जा सकती है कथा छोड़कर? देखो कैंजा तो यहीं रहेगी, तुझे हम पहुँचा देंगे। बबली दी को लोगों ने ब्रिगेडियर सैफ नाम यूं ही नहीं दे छोड़ा है। कर्नल साहब को उनका समझौता प्रस्ताव मानना पड़ा। नायिका जा रही है और जाते जाते उससे मुलाकात नहीं हो पा रहा है। नायिका ने दया दी को बताकर जो ऑटोग्राफ बुक दी थी वह भी लौटानी है। उसमें कुछ लिखना है। अब तो क्या लिखा जा सकेगा? कल जाने की बात थी, आज ही जा रहे हैं। शाश्वत दुखद सत्य।
कल के जाने वाले अक्सर आज ही चले जाते हैं और इसलिए कल पर छोड़े हुए कुछ ज़रूरी काम धरे रह जाते हैं। ऐसा सोच रहा है नायक। ज़रूरी काम, मिसाल के लिए विधिवत विदा लेना, मिसाल के लिए वह ऑटोग्राफ बुक लौटाना, मिसाल के लिए सीधे नायिका से ये कह देना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बब बन जाने कहे कि नहीं। नायक सोचता है कि ये सभी काम मिला दिए जा सकते हैं और आज ही हो सकते हैं। वह ऑटोग्राफ बुक लाता है कि उसमें एक पृष्ठ पर लिख दे, विदा लेकिन अलविदा नहीं मेरे प्यार। वह ऑटोग्राफ बुक उलट पलट कर देखता है। यह तो दया की ही है। इसमें सुमित्रा नंदन पंत ने हस्ताक्षर करते हुए जो पंक्ति लिखी है उसमें हिमानी शब्द आया है। नहीं, वह इसमें विदाई और प्यार का संदेश नहीं लिख सकता। वह इसी में एक पर्ची अलग से रख देगा, लेकिन कहीं वह कर्नल साहब के हाथ पड़ गई तो संदेश निरापद होना चाहिए। नायक एक पर्ची ऑटोग्राफ बुक में से अलग करता है और उस पर लिखता है जिलेम्बू मारगाट। इस पर्ची को ऑटोग्राफ बुक में आड़ा डालकर अब वह नायिका की खोज में निकलता है। वह उसे घर में या बाहर कहीं दिखती नहीं। कल की जाने वाली आज ही चली गई, यह पंक्ति उसके दिमाग में घूमती चली जा रही है। क्यों? वह अपने से पूछता है और तब उसे याद आता है कि कुमाऊनी प्रेम गाथा राजूला मालू शाही में ऐसी एक पंक्ति है, भोल की झाड़ियाँ आज जय नहीं गए छो। नायक यह पंक्ति गुनगुनाता हुआ उन सीढ़ियों की ओर जाता है जिनमें नायिका से पहली बातचीत हुई थी। एक रूमानी सा विचार उठा है उसके मन में कि शायद नायिका इन सीढ़ियों से विदा लेने गई हो, लेकिन सीढ़ियों पर उसे चोंच से पंख संवारने में व्यस्त भीगा भागा सा एक पहाड़ी कौवा ही नजर आता है। अब नायक बंगले के पीछे से रसोई घर की ओर लौटता है कि कहीं वह वहीं तो नहीं खड़ी है जहाँ खड़ी होकर उसने नायक पर प्रथम दृष्टिपात किया था। नायक सिसुल उर्फ बिच्छू घास से बचते बचाते आगे बढ़ रहा है और धीमे धीमे दर्द भरी आवाज़ में गा रहा है, भोल की जाड़ियाँ आज जय नहीं गच्छो। तभी कहीं से धीमी सी पुकार आती है, मालू वे। नायक को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। पहला सवाल किसी ने मालू कहा या कि भालू। दूसरा सवाल अगर मालू ही कहा यानी प्रणय गाथा के नायक के नाम से संबोधित किया है तो क्या संबोधन करने वाली लड़की अपने को इस मालू की राजुला मानकर ऐसा कह रही है, या कि यह भी एक प्रीतिकर व्यंग है नायक की प्रीति प्रताड़ित मनः स्थिति पर। या कि वाद से यथार्थवाद की ओर लौट कर नायक पाता है कि जिस ठौर में ठिठक कर खड़ा हुआ हूँ उस ठौर गुसलखाने से निकली एक नाली है, पीछे सिसुड़ की बड़ी सी झाड़ी है, सामने गुसलखाने की अधखुली खिड़की, उसके धूल सने कांच और इनके बीच एक चेहरे का आभास मात्र। कोई नल जोर से खोल देता है, बाल्टी में भरता पानी आवाज़ करता है। एक क्षण को वह कोई भीतर की रोशनी जलाता और कूल कर देता है। एक चौंधियाए क्षण नायक चकित देखता है इस कोहरीली सुबह कुनमुने पानी से काग स्नान कर अभी आधी अधूरी ही तैयार हुई नायिका को। अभी पहने जाते ब्लाउज पर पड़े टलकम के उन छींटों को कुछ इस आसक्ति से देखा है नायक ने, कुछ इस आश्वासन से मन में सजोया है नायक ने कि वह अपने से कह सक रहा है कि आजीवन कहीं न कहीं, कभी न कभी यही सद्य स्नात रूपरास इसी तरह क्षण भर को दमकती रहेगी और बड़ी देर तक उसकी पोर से पोर बनी रहेगी। एक चौंध, एक चुलबुलाती लालसा टलकम के छींटों से अपने ओठों से पोंछ देने की। खिड़की से नायिका फुसफुसाती है, मुझे ठुलदा ले जा रहा है बरेली, वहीं से अपने साथ अल्मोड़ा ले जाएगा। वह अंधेर रिसा रहा। मैंने उससे और ईजा से सबसे यही कहा कि मैं दया दी के बारे में बात कर रही थी। कोई तुझसे पूछे तो यही कहना, दया दी की बात चलाए तो मना मत करना, यह बहुत अच्छी है। मैं बुद्धू ही नहीं बेकार भी ठहरी, घोड़े की जिन तो नहीं ही ठहरी। अच्छा टाटा, फिर मिलेंगे, हारने दीजिए। नायिका खिड़की बंद करना चाहती, लेकिन नायक उस गदोली को थाम लेता है जो अभी अभी विलायती विदा में लहराई थी। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, तुम्हारी भी नहीं। किंचित आलंकारिक होकर वह कहता है, मैं बरेली आऊँगा। नायिका अतिनाटकी घबराहट से उसे बरसती है, बाबा हो बरेली जन आना तो अल्मोड़ा आऊँ, कहीं तो हमें फैसला करना होगा। नायक अब उस गदोली को दोनों हथेलियों में कसकर थाम लेता है। क्या फैसला? कि जिसे दया न चाहिए हो उसे हम दोनों मिलकर क्या दे सकते हैं? तेरी बातें हम बुद्धुओं की समझ में कहाँ आने वाली ठहरी। समझाने के लिए ही तो मिलना चाहता हूँ, अल्मोड़ा आऊँ। नायिका कोई उत्तर नहीं देती। वह अपनी गदोली छुड़ाना चाहती है। भीतर कर्नल साहब अपनी बहन को पुकार रहे हैं। यहाँ खड़ा होना निरापद नहीं है, लेकिन आमतौर से दब्बू और डरपोक डीडी यहाँ नायक की भूमिका में गदोली कसकर थामे रहता है। और लो, हद हो गई। उसे अपने होठों से छुलाकर बारंबार एन फ्रांसीसी अंदाज में कहता जा रहा है, खोटी फ्रांसीसी में, जिलेम्बू जिलेम्बू जिलेम्बू। उसी लयताल में नायिका कहती जा रही है, बस हो गया, अब छोड़ दे। लेकिन अब स्वयं गदोली छुड़ाने की कोशिश नहीं करती। कोई गुसल खाने का दरवाज़ा भड़बड़ा रहा है। बस समझ गई, मौसियो तू मौसेरी, नायिका कहती है और झटके से अपनी गदोली छुड़ाकर खिड़की बंद कर देती है।
ये झटके नायक को असंतुलित कर जाते हैं। धराशायी तो नहीं होता वह, लेकिन धप से सीसुड़ की झाड़ पर बैठ जाने को बाध्य जरूर हो जाता है। अब उसका सर्वस्व दंशित है। सारे तन में खुजली धधक रही है और मन में भी। नायिका ने जिलेम्बू वाले ही गाने से मौसियो तू मौसेरी श्रीमान तू मेरा प्रीतम वाला टुकड़ा दोहराया है, तो महज इसलिए कि वह उसके प्रेम का कुछ और मजाक उड़ाना चाहती थी, या कि इसलिए कि वह कहना चाहती थी कि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। और यह ऑटोग्राफ बुक तो जेब में रह गई, लेकिन वह बंगले के पिछवाड़े के सामने से तब तक नहीं जा सकता जब तक बदन में उठती इस जलन को बिना सिसकारे बर्दाश्त करने में समर्थ न हो जाए। नायिका दयादी और कर्नल साहब जा चुके हैं। डीडी को उम्मीद है कि अगर वह अब भी तेज़ी से जाए तो उन्हें डांट बस स्टैंड पर पकड़ सकता है। वह बहाना करता है, मैं मामी के यहाँ जा रहा हूँ, कथा तक आ जाऊँगा। बबली दी कहती है, भाऊ जहाँ जाता है जा, इतनी बिनती हमारी मानना, बस स्टैंड झन जाना। बदहवास बेतरह हाफता नायक बस स्टैंड डांट पहुँचता है। बेबी और कर्नल साहब कहीं बाहर नहीं दिख रहे हैं। किसी बस में होंगे। किस बस में? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, किसी में नहीं। बसें छूट रही हैं। क्या वह चली गई, कल की जाने वाली? और तब डांट को छोड़ती एक बस की आगे वाली खिड़की से एक चेहरा थोड़ा सा घूमता है। एक उठी गदोली हिलने का आभास मात्र देकर टाटा कहती है। बेबी, नायक चिल्लाता हुआ दौड़ पड़ता है उस गदोली की ओर जो न न्योत रही है, न नाना मत आना कह रही है, जो केवल एक चरम विवशता व्यक्त कर रही है। बेबी, तुम्हारी ऑटोग्राफ बुक। नायक खिड़की तक पहुंच चुका है। वह ऑटोग्राफ बुक देने के लिए हाथ बढ़ाता है। ड्राइवर इस तमाशे की ओर देखते देखते दूसरा गियर डालता है। एक और चेहरा घृणा और क्रोध से तमतमाए एक फौजी चेहरा उसकी खिड़की से बाहर निकलता है। वह ऑटोग्राफ बुक पकड़कर फेंक देता है और नायक पर थूक देता है। अंग्रेजी के 2 शब्द, ब्लडी बास्टर्ड। नायक असंतुलित होकर गिर पड़ता है। गाड़ी दूसरा गियर पकड़कर डाकखाने के बगल से मुड़ जाती है। ओझल हो जाता है आंखों से वह एक चेहरा जो उस खिड़की के लिए फौजी चेहरे से लड़ रहा है। बीच चौराहे पर नायक गिरा पड़ा है। उसके घुटने छिल गए हैं, हथेलियाँ भी। चश्मे की एक डंडी मुड़ गई है, एक कांच टूट गया है। ऑटोग्राफ बुक दूर पड़ी हुई है और उसमें दबाकर आड़ी रखी एक पर्ची ताल की ओर उड़ती जा रही है। अच्छा है कि चश्मा टूट गया है और वह उस भीड़ को नहीं देख पा रहा है ठीक से, जो देख रही है एक धूल धूसरित छैला को, जो हंस रही है, तीखी टीका टिप्पणी कर रही है। सुनते हुए इतना ही संकोच हो रहा है, देख पाता तो जाने क्या होता। किसी भावनात्मक विस्फोटक ने सब कुछ तितर बितर कर दिया है। ऐसी प्रतीति होती है कि डीडी को टूटा चश्मा और ऑटोग्राफ बुक उठाते हुए उसे लगता है मानो अपना ही मलबा उठा रहा है। चश्मा और ऑटोग्राफ बुक डीडी हिप पॉकेट में रखता है, पतलून और पुलोवर झाड़ता है और उस पर्ची की खोज में बढ़ता है जो ताल की तरफ उड़ गई थी। एक तमाशाई जोर से कहता है, गलत जो थोड़ी कह जा रहे हैं, मोहब्बत के मारो यही अंजाम होता है। जमाना उन पे हंसता है, नसीबा उन पे रोता है। गलत क्यों कहेंगे डियर, उन्होंने भी तो यही सब किया, देखा ठहरा। दूसरा कहता है, नायक वहाँ पहुँच गया है जहाँ नावें बांधी जाती है। यही पड़ी है वह पर्ची, गीली हो गई है, अक्षर फैल गए हैं। वह पर्ची उठाता है, पुलोवर की बाह को ब्लांटिंग पेपर का दर्जा देता है और फिर पर्ची अपने जेब में डाल देता है। उसी तमाशाई की आवाज़ आती है, लागी रहो लगन टूटे न तार, हाय रे इश्क हाय रे प्यार। नाव वाले चिल्ला रहे हैं, बाप साहब बोट से मत ताल बोट से। डीडी एक नाव पर जा बैठता है। नाव को धकियाते बोटमैन से तमाशाई कहता है, ध्यान धरना हो धनराम इस मजनू का, ताल में फाल मार देगा मेरा यार तो हत्या लगेगी तुझे। नाव से निरुद्देश्य मल्लिताल जाते हुए पानी को अंगुलियों से संवारते हुए डीडी को उसी फिल्म का एक और गीत याद आता है कि जिसके एक गीत से तमाशाई ने उस पर फप्ती कसी थी। तेरी दुनिया में दिल नहीं लगता मालिक उठा ले, गुनगुनाता है उसका मन। और चूँकि डीडी बुद्धिजीवी है, उसे नायक के रूप में अपनी यह परिणति बहुत खलती है। कितनी खराब पटकथा लिखता है, परमात्मा परमात्मा कसम। मल्लिताल पहुँच ही गया तो इधर उधर ही क्यों भटकता रहे, क्यों न मामी के यहाँ हो आए, जहाँ जाने का बहाना लगाकर वह बस स्टैंड पहुँचा था। उसकी इस हालत पर हमेशा गुमसुम रहने वाले मामा मामी अव्वल तो कोई टिप्पणी करेंगे नहीं, कर भी दे तो वह कह सकता है पाँव फिसल गया था। यह कोई बहुत बड़ा झूठ न होगा। पाँव फिसलने की बात तो बल्कि सच ही है। झूठ इतना ही है कि फिसलने का संदर्भ और स्थान सही नहीं बताया जा सकता। अधेड़ मामा मामी ने डीडी का दुर्घटना वृतांत चुपचाप सुन लिया, लेकिन उनके चेहरे पर बराबर अविश्वास की एक छाया बनी रही। इससे डीडी को सावधान होना चाहिए था, नहीं हुआ। बम्बई का गुमनामी का आदी होकर डीडी भूल चुका था कि यह कुमाऊँ है। यहाँ हर कोई हर किसी के बारे में पूरी जानकारी रखना अपना कर्तव्य समझता है।
ये कौन हुए? ऐसी जिज्ञासा हर अजनबी संबंध में करना यहाँ शिष्टाचार में शुमार है। जिज्ञासा समाधान कोई न कर सके तो शिष्टाचार का तगाजा यह है कि सीधा अजनबी से ही पूछ लीजिए। माफ़ करिए साहब, मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन हुए? कौन हुए का सपाट सा जवाब परिष्कृत नागर समाज तक में सर्वथा अपर्याप्त माना जाता है। यह बदतमीजी की हद है कि आप कह दें कि मैं डीडी हुआ। आपको कहना होगा, न कहिएगा तो आपसे कहलवा लिया जाएगा। मैं डीडी हुआ दुर्गा दत्त तिवारी, बगड़ गांव का। मेरे पिताजी मथुरा दत्त तो बहुत पहले गुजर गए थे। उन्हें आप क्या जानते होंगे? बट परहैप्स यू माइट बी नोइंग बीडी तिवारी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, वह मेरे एक अंकल ठहरे। और CS तिवारी जो अंडर सेक्रेटरी फाइनेंस रिटायर हुए, वे मेरे दूसरे अंकल ठहरे। उम्मीद करनी होगी कितने भर से जिज्ञासु समझ जाएगा। न समझा तो आपको ननिहाल से बंसावली बतानी होगी। खैर, जब भी जिज्ञासु समझेगा तब प्रसन्नता ही व्यक्त करेगा। CS और मैं तो हॉलैंड हॉल में रूममेट थे। नाउ आई कैन प्लेस यू। तुम्हारी एक कजन आधार के केशव चंद्र से ब्याही है ना? वह मेरी बुआ का लड़का हुआ। पारिवारिक संदर्भ के बाद आपको अपना अप टू डेट बायोडाटा प्रस्तुत करना होगा। डीडी यह भी भूल गया था कि किस्सा गोई की कुमाऊनी में यशस्वी परंपरा है। ठंड और अभाव में पतले लोगों का नीरस श्रम साध्य जीवन किस्सों के सहारे ही कटता आया है। कात, क्वीड, सौल, कठौल जाने कितने शब्द हैं उनके पास अलग अलग तरह की किस्सा गोई के लिए। यही नहीं, उन्हें किस्सा सुनाने वाले को ऐसा जो थोड़ी सा ऐसा जो क्या कहकर टोकने की और फिर किस्सा अपने ढंग से सुनाने की साहित्यिक जिद्द भी है। तो डीडी अनुमान नहीं कर सकता था कि जिन मामा मामी को वह एक निहायत नीरस सा झूठ सुना रहा था, उन तक एक निहायत सनसनीखेज झूठ पहुंच चुका था पहले ही। और वही झूठ बदहवास चीना माल चढ़ता हुआ अब भिसुड़ी रानी की कोठी में पहुंचना चाहता था। इसके अनुसार डांड में बरेली से आए एक फौजी अफसर विशेष ने बम्बई से आए एक आशिक मिजाज बदचलन नवयुवक विशेष की जमकर पिटाई की, क्योंकि वह अफसर की बहन को बस से खींचकर नीचे उतारना चाहता था। इस किस्से में अफसर और नवयुवक के बीच का समस्त व्यापार और संवाद ऐसा था कि खिन्न चित्त से यह स्वीकार करना पड़ता है कि लोग बाग परमात्मा से भी गए गुजरे पटकथा लेखक हैं। पर क्या किया जाए, उनकी चल रही है, चला रहे हैं। डीडी को सारी बातें तब मालूम हुई जब बब्बन उसे खोजता हुआ पहुंचा। वह बहुत गंभीर मुद्रा में था। वह उसे साथ ले गया बाहर। उसने एक रहमदिल पर पाबंद कानून थानेदार की तरह उससे तफ्तीश की। डीडी ने अपने बचपन के दोस्त से सच कहा और सच के सिवा कुछ नहीं कहा। सुनकर बब्बन ने चैन की सांस ली। परमात्मा की स्क्रिप्ट का पर्याप्त सनसनीखेज न होना बॉक्स ऑफिस की दृष्टि से भले ही अहितकर हो, खानदान की इज्जत की दृष्टि से सर्वथा अनुकूल था। तो बब्बन ने उस हॉकी स्टिक पर पकड़ ढीली कर दी जिसे अब तक वह मजबूती से थामे था। उसने नायक की पीठ पर बड़े प्यार से एक धौल जमाया और कहा, अबे ओए देवदास के बीच शहर में लुटिया डुबो देनी खानदान की। यार, लोग उड़ा रहे हैं कि तूने वही डांट पर इंग्लिश फिल्म वाली धे किस चालू कर दी, और फिर जब तेरी मासूका तुझसे छीन ली गई तो तूने ताल में छलांग लगा दी और धनराम बोटमैन ने तुझे बचाया। बब्बन ने उसे पूरी खबर सुनाई और फिर इस प्रोगडंडा से निपटने की रणनीति समझाई। मल्लीताल से ही रणनीति का परिपालन आरंभ हो गया। जिस दुकान में चश्मा ठीक करने के लिए दिया गया, उसके बाहर खड़े होकर बब्बन ने हॉकी स्टिक बार बार भांजते हुए जोर जोर से किन्हीं अज्ञात अनाम लोगों के बहनोई का पद संभाला। उसने जानना चाहा कि ये साले बब्बन के भाई डीडी और बब्बन की बहन बेबी के बारे में सारे शहर में जो कहते डोल रहे हैं, वह सब बब्बन के सामने आकर क्यों नहीं कहते। भाई, इन्हें जाकर कोई बताओ बब्बन क्या चीज़ है। लगता है इनकी यादाश्त खराब है। परार के साल हॉकी फाइनल के बाद बब्बन ने बरेली वाले लोपर लौंडों को जो धुनाई की थी फ्लैट्स में, भूल गए? पीलीभीत वाले शौकत का चौखटा किसने बिगाड़ा था, याद नहीं? GGIC की लड़कियों को अभी पिछले महीने चीना पीक में मुरादाबादी मजनुओं से किसने बचाया था, भूल गए? जो बब्बन आपकी माताओं बहनों की इज्जत का रखवाला रहा है, उसकी बहन के बारे में लोग अंट संट बक रहे हैं। क्या उन्हें यह गलत फहमी हो गई है कि बब्बन ने चूड़ियाँ पहन ली है? अब लाशें बिछ जाएंगी बाबू, घरों में मातम मच जाएगा। देखी नहीं है बब्बन की स्टिक और उसका यह रामपुरिया चाकू? हुआ क्या, मजमे में शुमार लड़कों ने पूछा। बब्बन को घोर आपत्ति हुई कि कतिपय अज्ञात अनाम साले पीठ पीछे बदनाम करते हैं और बब्बन के सामने ऐसे बनते हैं जैसे उन्हें मालूम नहीं कुछ भी। बब्बन ने उस नैनीताल के भविष्य के बारे में घोर चिंता व्यक्त की जिसका हर नौजवान जनखा हो चला है। बब्बन ने नगर की शौर्य परंपरा के हित में सभी से अनुरोध किया कि मर्दों वाली बात करो डियर, जो पीठ पीछे कहते हो यहाँ कहो। बब्बन ने विश्वास दिलाया कि कहने वाले का जबड़ा तोड़ देने का काम तसल्ली बख्श ढंग से किया जाएगा। बब्बन ने सूचना दी कि इस कार्य विशेष के लिए उसकी स्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
बब्बन के छोटे भाई डीडी का जो बॉक्सिंग चैंपियन है और बम्बई में बराबर अशोक कुमार के साथ प्रैक्टिस करता आया है, एक घुसा ही काफ़ी होगा। बब्बन ने अतिरिक्त सूचना दी कि डीडी के पास पिस्तौल है और वह खून का प्यासा हो चला है। बब्बन अपने शहर का मामला समझाकर उसे रोके हुए है। इस मोड़ पर डीडी को रणनीति के अनुसार युद्धनाद करना था, लेकिन उसने साधा नहीं। कुछ अस्पष्ट सी अर्थहीन ध्वनियाँ उसके कंठ से अलबत्ता फूटी। खैर, बब्बन ने नगर की नामर्दी पर शर्म से सिर झुका लिया और डीडी से चलने का अनुरोध करते हुए आशंका व्यक्त की कि शायद नैनीताल नगरी में अब सभी नवयुवक ऐसे बसते हैं जो एक लखनवी शौक के शिकार हैं। इस पर कुछ लड़कों ने बौजियो बाप और कुछ ने परमात्मा की कसम खाकर कहा कि हम तो अभी अभी सीधे घर से आ रहे हैं और हमने नहीं कुछ सुना, हमें कुछ नहीं मालूम। बब्बन उस्ताद, माजरा क्या है? बब्बन ने उन चेलों पर लानत भेजी जो उस नाजुक घड़ी में जिसमें उस्ताद के खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाई जा रही थी, मज़े से लिहाफ में दुबके 62 तक की गिनती गिन रहे थे। कुछ लड़कों ने कहा कि हमने उड़ती उड़ती कुछ सुनी थी उस्ताद, उड़ाने वालों को डांट दिया था। पूरी तफ्सीस के लिए दोपहर तल्लीताल जाने का इरादा रखते हैं। यह काम वहीं के बाजार वाले लौंडों का रहा होगा। बब्बन ने उन चेलों पर लानत भेजी जो सुनकर भी दौड़े दौड़े उस्ताद के पास नहीं पहुंच पाए या जिन्होंने फौरन तल्लीताल जाकर बाजार वाले लौंडों को नहीं ललकारा। अब बब्बन ने उपस्थित जनसमुदाय का ध्यान इस अप्रिय प्रसंग के कुछ नितांत शोचनीय तथ्यों की ओर दिलाया। पहला यह कि बब्बन के खानदान के एक नहीं 2 सदस्यों को बदनाम किया गया है। दूसरा यह कि उन्हें एक दूसरे के संदर्भ में बदनाम किया गया है। बब्बन ने जानना चाहा कि जिन लोगों ने अफवाह उड़ाई है, क्या उनके घरों में यह सब चलने लगा है? बब्बन ने उन लोगों की बुद्धि पर तरस खाया जिन्होंने यह अफवाह एक ऐसे नवयुवक के संदर्भ में उड़ाई है जो राइटर है राइटर, डायरेक्टर है डायरेक्टर, जो एक फिल्म में बैजंती माला के साथ रहा, एक में नलिनी जयवंत के जो टॉप हीरोइनों के साथ उठता बैठता है। उसके लिए क्या कजनबाजी ही बच रही है? इस पर सभी उपस्थित नवयुवक ने जो बब्बन के चेले चाटे थे और सुबह से उस्ताद के इस आदेश की प्रतीक्षा में थे कि बम्बई से जो यह लोफर आया है उसकी खाल उधेड़ दो, अब उन लोगों की खाल उधेड़ने का वचन दिया जिन्होंने बम्बई से आए बब्बन के शरीफ छोटे भाई को बदनाम किया है, और सो भी बब्बन की ही बहन के संदर्भ में, और सो भी एक मामूली सी घटना के प्रसंग में। मामूली घटना? डीडी बेबी के भाई साहब को बेबी की नोटबुक लौटाते हुए फिसल कर गिर गया। भर्त्सना के पात्र वे सब जिन्होंने गिरे हुए डीडी को उठाने की बजाय फप्तियाँ कसी, किस्से गढ़े और फैलाए।